और आज हम जिनका सम्मान करने जा रहे हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं मेरे पिताजी। अगर काव्य मंचों पर आए, उसका कोई कारक तत्व था या जो कारक थे वो थे मेरे चाचा जी। चाचा जी आर्य समाज के भजनोपदेशक थे और पुरोहित थे। पिताजी हमारे तो अनायास भेंट हो गई। वो हम जब बातचीत करेंगे, जब चाचा जी से बात करेंगे कैसे हमारे पिताजी आपके साथ आए, तो चाचा जी की लिखी हुई पंक्तियां अमर हो चुकी हैं। चाहे वो साध्वी रीतमरा जी हों, चाहे वो आचार्य धर्मेंद्र हों, चाहे बड़े बड़े संत चाचा जी की पंक्तियों को उद्धृत करते हैं। ऐसे कालजयी ओज कवि, सिंह गर्जना वाले करने वाले कवि हमारे बीच में उपस्थित हैं। निवेदिता जी वो हैं हमारे जो हर दिल अजीज हिंदू सम्राट, जो हमारे रहे हैं 3 बार अजय, और अगर मैं कहूं राजनीति में अज्ञात शत्रु। सभी लोग उनको मानते थे। रामवीर विधुड़ी भी प्रेम जी के पीछे पीछे भाजपा में चले गए, और उस समय रामवीर विधुड़ी भी चुनाव लड़े थे। भगत जी को राया था, 91 में पहला चुनाव लड़ा, फिर दोबारा लड़ा, 3 बार चुनाव लड़े और तीनों बार भारी मतों से पूर्वी दिल्ली से सांसद बने। और ऐसा सांसद, आदर्श सांसद, वो कार्यकर्ता और सांसद नेता में कोई अंतर नहीं मानते। ऐसे हृदय सम्राट की सुपुत्री निवेदिता शर्मा हमारे बीच उपस्थित है। आप अखंड हिंदुस्तान परिषद की प्रमुख हैं। देश की अंतर्राष्ट्रीय सुविख्यात कवित्री नेहा शर्मा, जिनकी पैरोडी, जिनके गीत, राष्ट्रवादी गीत पूरे विश्व में सुविख्यात हो चुके हैं। सबसे पहले आज सतमोला कवियों की चौपाल जो 23वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है, 23वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है, तो इस अवसर पे सतमोला कवियों की चौपाल बहुत ही आनंदित है, सहर्ष। हमने सबने मिलकर निर्णय किया, निर्णायक मंडल ने, कि इस बार हम ऐसे व्यक्तित्व को सम्मानित करें जो आज कविता के लिए मंच जाने जाते हैं, लेकिन वो कविता के मंच ना होकर के वो स्टैंड अप कॉमेडी टाइप के कार्यक्रम होते हैं। वो लाफ्टर कहना ज़्यादा ठीक है, जहाँ पर कविता नहीं होती, चुटकुलेबाजी होती है। चुटकुलेबाजी भी बड़ी विभत्स होती है। उससे अलग हट करके ये हमारा कार्यक्रम, ये परिदृश्य मेरे पिताजी ने पहले समझ गए थे, और पिताजी ने मुझसे वचन लिया था कि तू राजनीति वगैरह छोड़, तो साहित्यिक क्षेत्र में काम करना, तो साहित्य परिषद और साहित्य कार्यक्रम प्रारंभ कर। हमने कार्यक्रम प्रारंभ किया था और हमने कभी भी उन सांस्कृतिक मूल्यों से कभी समझौता नहीं। तो उसके ही ध्वजवाहक हमारे बीच में हमारे पिताजी के साथी, और आपकी कविताओं पर कम से कम 17-18 लोगों ने पीएचडी की है। अगर आप सारस्वत मोहन मनीषी जी का गूगल पे या चैट जीपीटी पे आप सर्च करोगे तो इतनी जानकारी मिल जाएगी कि आप अभिभूत हो जाएंगे कि आपने साक्षात सारस्वत मोहन मनीषी जी को सामने देखा है। एक बार इसीलिए जोरदार तालियां से हम स्वागत करें। तो आज हम प्रोफेसर सारस्वत मोहन मनीषी जी को जो सम्मानित करने जा रहे हैं, सबसे पहले पंडित नमन जी, प्रवीण गुप्ता जी और निवेदिता जी, तरुण जी, मनीषी जी को संयुक्त रूप से अंगवस्त्र पहना करके, शॉल पहना करके सम्मानित करें। नमन जी और प्रवीण गुप्ता जी, जोरदार ताली के साथ। मैं पढ़ रहा हूं जो स्मृति चिन्ह में है। ईस्टर्न टीवी, सतमोला कवियों चौपाल और संगम टीवी, प्रोफेसर सारस्वत मोहन मनीषी जी
सुप्रसिद्ध औज कवि को श्री BL शर्मा प्रेम हिंद सिंह कवि सर्वोच्च साहित्य सम्मान प्रदान करता है। 15 मार्च रविवार, संगम टीवी, सेक्टर 63, नोएडा। निवेदिता जी, तेज सिंह वरुण जी साथ में, अनिल जी साथ रहे, जब तालियां बजती रहें। मैं नेहा संतोष राय जी, तेज सिंह वरुण जी से निवेदन करूंगा चाचा जी को सतमोला कंपनी की ओर से भेंट करें। सादर आभार। निवेदिता शर्मा जी का सम्मान आदरणीय भाभी जी करेंगे और अनिल जी स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। जय जोरदार ताली के साथ। नमस्कार, सतमोला कम्युनिटी चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सतमोला कम्युनिटी चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कम्युनिटी चौपाल 22 वर्ष से सतत आपके जो ये साहित्यिक यज्ञ है उसमें आप आहुति डालते आ रहे हैं। 20,000 आहुतियाँ डलती आ रही हैं और 20,000 से भी ऊपर हम सीमा पार करने जा रहे हैं। और वर्ष भी अगस्त 15 को 23 वर्ष होने वाले हैं। बहुत ही शानदार ग्रैंड एक फंक्शन होने जा रहा है और हम उसको जून माह में शूट करेंगे और वह अपने आप में बड़ा गौरवशाली कार्यक्रम बनने जा रहा है। और जो हमारे सतमोला कम्युनिटी चौपाल के हमारे संरक्षक हैं, कार्यक्रम के स्पॉन्सर हैं श्री अनिल कुमार मित्तल, उनका सिर्फ संकल्प है कि ये कार्यक्रम केवल सिल्वर जुबली नहीं गोल्डन जुबली मनाएगा। और जब तक उन्होंने यहाँ तक भी सिर्फ संकल्प लिया हुआ है कि आज हम हैं कल ना रहें, तो ये चाहे मेरे परिवार की अगली पीढ़ी हो, चाहे वो सतमोला ग्रुप की अगली पीढ़ी हो, इसको चलाती रहेगी। जहाँ जोरदार ताली के साथ उनके सिर्फ संकल्प की हम सराहना करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो सतमोला कवियों की चौपाल में आज बहुत ही आनंददायक आज प्रकरण 2 जुड़े हैं। पहला, आज हम ऐसे व्यक्तित्व को सम्मानित कर स्वयं गौरवान्वित हुए हैं जिस व्यक्ति को इस मंच पर लाने के लिए हमने पता नहीं कितनी प्रतीक्षा करी है। अगर मैं कहूं आदरणीय चाचा जी के साथ हम सौभाग्यशाली हैं कि पिताजी, मेरे पिताजी इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत रहे। वो स्वयं इस टीवी कार्यक्रम में नहीं आ पाए क्योंकि उन्होंने एक संकल्प लिया हुआ था, जब तक मेरा गला बिल्कुल ठीक नहीं होगा तब तक मैं टीवी शो पे नहीं आऊँगा। और चाचा जी का संबंध पिताजी के साथ राम लक्ष्मण जैसा था। और आज पिताजी काव्य जगत में जो जाने जाते हैं और ये जो कार्यक्रम चल रहा है पिताजी के आशीर्वाद से, उसका एक हेतु आदरणीय चाचा जी हैं। अगर चाचा जी काव्य मंचों को तो भजनोपदेशक थे, खुद भजन लिखते थे, जैसे हम अमी चंद जी लिखते थे भजन, महर्षि दयानंद जी के परम भक्त, वो भी भजन लिखते थे और गाते थे और बहुत पिताजी की मांग हुआ करती थी भजनों के लिए। किंतु चाचा जी ने पिताजी को आग्रह किया, एक दिशा दी कि आचार्य जी आप ना, ये आचार्य शब्द चाचा जी का दिया हुआ है, वो तो पंडित जगदीश चंद्र आर्य संगीत शास्त्री लिखा करते थे कि भाई नहीं, आप ना, आपके पास जो एक अद्भुत कला है उसको कविता के रूप में आप मंचों पे लेके आओ।
तो पिताजी की और चाचा जी की अनेक काव्य यात्राएं पूरे देश भर में, और पिताजी की कविताओं के चाचा जी साक्षी रहे और चाचा जी के कविताओं का मैं भी स्वयं साक्षी रहा, और वो मैंने काल देखा है। और साथ में बैठी हैं बी एल शर्मा प्रेम जी की सुपुत्री निवेदिता जी, ये भी साक्षी है किस प्रकार से वो समय रहा। मंदिर आंदोलन को खड़ा करने वाले अगर कुछ लोग थे, उनमें से एक नाम होता है साध्वी ऋतंभरा जी का, पूज्य दीदी माँ। देश भर में जितनी भी राम मंदिर की जो कार सेवा गोली कांड से पहले हुई, फिर दोबारा कार सेवा हुई ढांचा गिरने तक, साध्वी ऋतंभरा जी को अननोन थी। लेकिन जब उनको सब ये मानते थे कि उमा भारती जी सुप्रसिद्ध थी, ऋतंभरा जी इतना चर्चित नहीं थी, लेकिन बाद में पता चला ये तो साध्वी ऋतंभरा है। और साध्वी ऋतंभरा जी अपने ओजस्वी प्रवचनों में, प्रवचनिष्ठ भाषणों में, व्याख्यानों में जो सबसे ज्यादा कोट करती थी पंक्तियां, वो चाचा जी की करती थी। और जब मैं उनके मुख से सुना करता था उस टाइम, क्योंकि मोबाइल का तो जमाना होता नहीं था, फोन होते थे, तो मैं पिताजी को बताता था, पिताजी चाचा जी को बताते थे कि भाई ऐसे ऐसे पंक्तियां तुम्हारी वो बोल रही हैं। और बहुत सी और ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में बैठा हुआ है जिनकी कविताओं पे 19-20 2 दर्जन से अधिक शोधार्थियों ने पीएचडी की। तो ऐसे व्यक्तित्व को जब आज निवेदिता शर्मा और विशिष्ट अतिथियों प्रवीण जी, अनिल जी स्वयं आपने सम्मानित किया, मैं आनंदित हूँ। सतमौला कवियों की चौपाल के इस आंगन में उस समय के साथी आज जिनको हमने सम्मानित किया है, ये भी देखो चाचा जी की एक मन की बात है, क्योंकि मैं किसी विशिष्ट व्यक्ति को सम्मानित करने से पहले मैं उसके मन की बात जानना चाहता हूँ कि भाई अब फर्ज कर लो कि मैं चाचा जी को सीधा घोषणा कर दूं कि हम आपको अरविंद केजरीवाल सम्मान देंगे, तो ये एकदम फट रिजेक्ट कर देते, क्यों गलत बोल रहा हूँ दादा जी। तो इसलिए जो विशिष्ट है व्यक्ति का, उससे मैं पहले परामर्श करता हूँ कि भाई आपका जो मैंने संपूर्ण जीवन देखा है, मैं आपके साथ पारिवारिक रूप से साथी रहा हूँ पिताजी के साथ साथ, कहाँ नहीं। मैं ड्राइवर के नाते जस्ट लाइक पिताजी को रात को ड्राइविंग होती थी, तो उस समय साधन नहीं थे, तो 2 व्हीलर पे मैं पिताजी को ले जाता था कभी सम्मेलनों में, और जब गाड़ी की व्यवस्था है तो गाड़ी चला के ले जाता था। उस समय के मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं कोई साहित्यकार नहीं हूँ, वो तो मैं जाते जाते मैंने देखा परिवर्तन, एक परिवर्तन ये देखा, क्योंकि मैं तो विश्व राजनीति में था और मेरा तो अंतिम लक्ष्य था टिकट मिल जाए मुझे भी। प्रेम जी का आशीर्वाद है, पिताजी के तो खास दोस्त हैं ही, ईश्वर जी हैं ही, तो मुझे तो कम से कम कॉर्पोरेशन की टिकट मिल जाएगी, और मुझे तय भी हो गई थी, तो मैं जाता था। लेकिन उसके बाद मैंने देखा जो पिताजी को एक साहित्यकार के रूप में सम्मान समाज देता है, कवि के रूप में देता है, चाचा जी तो कहीं राजनीति में, चाचा जी को कैसे बी एल शर्मा प्रेम जी जस्ट लाइक गोदी में उठा के उछाल के लोगों के सामने लाते हैं। पिताजी कहाँ आर्य समाज के पुरोहित थे, बस सीधा काम था। आज पिताजी का क्या है, तो कंपैरिजन में ढूंढने लगा कि मुझे राजनीति बनाना चाहिए या मुझे भी क्या नाम साहित्यकार हो जाना चाहिए। तो आप मुझे उससे कह सकते हो, अगर मैं कहूँ व्यंग नहीं तो सच बताऊं कि रंगा सियार भी बोल सकते हो। मैं अब मैंने अपने आप को रंग लिया कि भाई मैं भी हूं, लेकिन वो करते रंग चढ़ाते वास्तव में
जैसे होते ना, मेहंदी लगाते लगाते खुद मेरे हाथ लाल हो गए। तो वो उस चीज को अगर मैं कहूं तो मेरे अंदर राजनीति से बाहर निकालने में, साहित्यिक क्षेत्र में भेजने में अगर किसी 3 व्यक्तित्व हैं तो वो स्वयं पिताजी, चाचा जी और बी.एल. शर्मा प्रेम जी। बी.एल. शर्मा प्रेम जी ने मुझे एक बात बहुत कड़वी बोली थी राजनीतिक क्षेत्र में। वो बोली थी कि प्रवीण, आज जहाँ जिस राह पे तू चल रहा है, स्थिति ये है, राजनीति के अंदर जब माली होता है ना, जब बाढ़ बाढ़ सर के ऊपर से जाने लगे, माली ही सबसे पहले दराती मारता है, कैची चलाता है। और वास्तव में हुआ। तो ऐसे सभी घटनाओं को याद करते हुए और आदरणीय सारस्वत मोहन मनीषी जी का वो, मैं अगर कहूं, वो हिरक काल था। आज भी वो सूर्यास्त नहीं हुआ है। तो मैं ऐसे कवि को आमंत्रित करता हूं कि कुछ बातचीत की। चाचा जी, आप उस समय की थोड़ी सी मैं बातचीत करना चाहता हूं कि वो जो काल था कि प्रेम जी के साथ, क्योंकि समाज, पहले के समाज में और आज के समाज में कोई खास अंतर नहीं आया, लेकिन ये है कि आप, अगर मैं जिस प्रकार से कहूं, हनुमान जी जब तक राजा सुग्रीव के सेवा में थे तो सुग्रीव ने उनको एक ही ड्यूटी लगा रखी थी कि भाई देखो, कोई बाली का शत्रु छद्म वेश में मुझे मारने तो नहीं आ रहा। और वही हनुमान जब राम के हुए तो राम जी ने क्या काम दिया? जाओ संजीवनी लेके आओ, जाओ रावण को सीता की खोज लेके आओ। तो उसी प्रकार के हमारे मनीषी चाचा जी हैं। मैं इस भाव के साथ यहां से बात कर रहा हूं, अपनी मन की बात करें। प्रिय बंधुओं, बहुत भावुकता के क्षण हैं ये। उन्नीस में पहली बार एक कवि सम्मेलन में प्रेम जी ने मुझे बुलाया। परेड ग्राउंड में कवि सम्मेलन था। सुभाष कपूर जी विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे। तो उस कार्यक्रम में प्रेम जी ने मुझ में कुछ देखा और अगली बार के कवि सम्मेलन का पूरा दायित्व मुझे सौंप दिया कि जिसको बुलाना है बुलाओ, जिसको करना करो, आप संभालो। और फिर तो मैं प्रेम जी का सर्वप्रिय कवि बन गया। मैं आतंकवाद से जूझ रहा था, आतंकवादियों की गोलियां मुझे ढूंढ रही थी, और ऐसे समय में भी मैं, नहीं चाहिए खालिस्तान, नहीं चाहिए पाकिस्तान, हर भारतवासी फिर चाहे वही अखंडित हिंदुस्तान, इस प्रकार की कविताएं लिख रहा था। प्रेम जी का टेलीग्राम आया कि भाई 10 दिन मुझे इलेक्शन में लगाने पड़ेंगे मनीषी जी आपको। और मैं विदाउट पे होकर 11-12 दिन प्रेम जी के चुनाव में साथ रहा, 91 वाले पहले चुनाव में। एक विनोद जी हैं, विनोद शर्मा जी, उनके घर ठहरा दिया गया। विनोद शर्मा, प्रीत विहार ना। हाँ, और खूब काम किया, विजयी हुए। मनीषी जी आप दिल्ली आ जाओ। और प्रेम जी ने
मुझे दिल्ली लाने के लिए बहुत प्रयत्न किए और मेरे जीवन की रक्षा के लिए उन्होंने भी बहुत प्रयत्न किए। मुझे एक बार 8 बॉडीगार्ड और ये सब देने की व्यवस्था भी हुई पंजाब में, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरा बॉडीगार्ड मेरा परमात्मा है, मैं ये सब नहीं लूंगा। 1991 में प्रेम जी के आदेश पर मैंने एक पहला इंटरव्यू दिया और पहले ही इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू लेने वालों ने पूछा, मनीषी जी आप क्यों आना चाहते हैं? मैंने कहा जी मैं अभी मरना नहीं चाहता, जीना चाहता हूं देश की सेवा। बोले क्यों, क्या हो गया ऐसा? मैं झट से झुका, अपने थैले से मैंने 7 पुस्तकें निकाली और टेबल पर रख दी। मैंने कहा जी मेरा कसूर ये है कि मैं कविताएं लिखता हूं और राष्ट्र के लिए लिखता हूं, इसलिए सारा है। बोला अच्छा, तो फिर तो मेरे से कविताएं सुनने लगे वहां पर वो एक्सपर्ट्स। खैर करियर मेरा अच्छा था, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास था, मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर आ गया तो प्रेम जी ने, जहां लोग एमपीज टेलीफोन बेचते थे, वहां प्रेम जी ने कहा भाई मनीषी जी अब दूरियां तो बहुत हैं और टेलीफोन आपके पास है नहीं, टेलीफोन तो मुझे देना है। तो पहला टेलीफोन की सूची में मेरा नाम उन्होंने दिया और मुझे टेलीफोन दिलवाया अपने बेटे से दिया। मतलब समझ लीजिए कि वो, मैं कई बार मजाक में कहता भी था कि लोग तो बेटे बेटियां गोद लेते हैं, मैंने पिता को गोद लिया हुआ है। इस ढंग के संबंध रहे हमारे। आचार्य जगदीश जी तो मेरे बड़े भाई थे ही, और उनको कवि सम्मेलन की मुख्य धारा से जोड़ने में, जैसे प्रवीण ने कहा, मैंने कहा यार वो क्षेत्र दूसरा, आपकी जरूरत यहाँ है और आप में वे सारी विशेषताएं हैं जो एक अच्छे कवि में होनी चाहिए। और फिर हमारा काफिला चला। एक घटना और सुनाना चाहता हूं। जब दिसंबर 92 कार सेवा के लिए जा रहे थे, तो प्रेम जी के नेतृत्व में मैं भी कार सेवक बनकर स्टेशन पर आ गया था, अपना बिस्तर लेकर, सामान लेकर। बोले मनीषी जी आपने मेरी छाया की तरह रहना है, शैडो की तरह रहना है। मैंने कहा पिताजी आप चिंता ही मत करो, आपके ऊपर संकट बाद में आएगा, पहले मुझे कुछ लेगा। फिर पता नहीं क्या योजना बनी। बोले मनीषी जी आप नहीं जाओगे, क्योंकि प्रेम जी राजनीति में आ गए थे। विश्व हिंदू परिषद का मंत्री मुझे बना दिया गया था, प्रांत का बजरंग दल का प्रभारी बना दिया गया था। मैंने क्यों? बोले जत्थे और कौन बजिएगा। फिर 6 दिसंबर आ गया। 6 दिसंबर जब आया तो मेरे पास देवीलाल लालवानी का फोन आया अयोध्या से कि मनीषी जी आप तो छा गए। मैंने कहा हाँ भाई छा गया, और तुम भी नमक छिड़क लो, क्योंकि दुखी तो था ही मैं। घर से पूरी तैयारी करके निकला और स्टेशन से वापस भेज दिया गया, जाओ घर जत्थे भेजने। बोले क्या बात है, कुछ उदास हो? मैंने कहा उदास क्या, मैं तो बहुत ज्यादा उदास हूं। बोले उदास मत हो, आपकी कविता चल रही है और आपकी कविता साध्वी रितंबरा बोल रही है। एक बार फिर महादेव हर हर बम बम हो जाए, ये कविता चल रही। भाई मैं तो समझ लो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि देखो इस यज्ञ में मेरी
सक्रिय आहुति पड़ी या ना पड़ी, मेरी कविता तो पहुंच गई वहां पर अपना बलिदान देने के लिए। मतलब प्रेम जी जैसा स्टॉन्च हिंदू, कट्टर हिंदू, हिंदुत्व के लिए जान देने वाला और हिंदुत्व के लिए जान लेने वाला, ऐसा व्यक्ति मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वो गए थोड़ी हैं, वो हमारे भीतर समाहित हो गए हैं और उनका आशीर्वाद हमें प्रेरणा देता है कि हम उनके कार्य को आगे बढ़ाएं। जैसे मैंने कहा कि मेरी छोटी बहन आ गई, अब उस कार्य को संभालेगी और हम सब भी प्रेम परिवार के सदस्य हैं। तो बस केवल एक कविता आप प्रेम जी को समर्पित कर, वही वाली जो हर बम बम पहले वो सुना दूं। पहले वो फिर प्रेम जी वाली। एक जो अयोध्या में जो कविता सुनाई साध्वी ऋतंबरा ने, और मजे की बात यह है कि मुझे मेरी कविताएं कम याद थी, साध्वी जी को ज्यादा याद। एक बार मैंने आचार्य गिरिराज किशोर जी को अपनी पुस्तक भेंट की, जंग अभी जारी है, और आचार्य जी खाली आता। अरे मैंने कहा आचार्य जी पुस्तक कहाँ गई? अरे बोले वो ऋतंबरा जी छीन ले गई मेरे से। तो बोले पुस्तक मैंने कहा मैं उनको दे देता, बोला नहीं वो मेरे से ले गई। बोले जी मुझे दे दो, अब मैं करूंगी। तो उनको बहुत याद थी। तो कविता तो बहुत लंबी है, लेकिन एक स्टैंजा सुनाता हूं। एक नहीं, कम से 3 स्टैंजा सुनो। चलो। एक बार सरयू की ले सौगंध चढ़ो सिंहासन पर। आहा, एक बार सरयू की ले सौगंध चढ़ो सिंहासन पर, अपमानित पांचाली का ले क्रोध बढ़ो दुशासन पर। एक बार कंकर कंकर को शिव शंकर हो जाने दो, आहा, एक बार फिर महादेव को प्रलयंकर हो जाने दो। आहा, नेत्र तीसरा खुल जाने दो, अभयंकर हो जाने दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मोह मुक्त अर्जुन को गिरा हुआ गांडी उठाने दो, राणा सांगा की छाती को घावों में खो जाने दो, और एक बार हर घाटी को हल्दी घाटी हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। एक बार हर घाटी को हल्दी घाटी हो जाने दो, तलवारों के लिए वैरियों के सिर कम हो जाने दो, तलवारों के लिए वैरियों के सिर कम हो जाने दो, और एक बार हर हर गंगे हर हर बम बम हो जाने दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोई कब तक सहता जाए, सहने की भी सीमा है। कोई कब तक सहता जाए, सहने की भी सीमा है। कब तक हम चुपचाप रहें, चुप रहने की भी सीमा है। कब तक माई बाप कहें हम, कहने की भी सीमा है। कोई कब तक सहता जाए, सहने की भी सीमा है। कब तक आंसू बहते जाएं, बहने की भी सीमा है। कब तक हम चुपचाप रहें, चुप रहने की भी सीमा है। और कब तक माई बाप कहें, हम कहने की भी सीमा है। एक दिवस अन्यायी का हर गर्व झाड़ना पड़ता है, जरासंध की संधि तोड़ कीचक पछाड़ना पड़ता है, दुश्मन के वक्षस्थल पर ध्वजदंड गाड़ना पड़ता है, और धारण कर बगनखा शत्रु का पेट फाड़ना। धारण कर बगनखा शत्रु का पेट फाड़ना पड़ता है। नई क्रांति हित मंगल पांडे का उद्गम हो जाने दो। नई क्रांति हित मंगल पांडे का उद्गम हो जाने दो, और एक बार हर हर गंगे हर हर बम बम हो जाने दो। और सबसे खतरनाक स्टैंजा सौंप रहा हूं। खून खराबे से क्या डरना, खून खराबा होने दो। खून खराबे से क्या डरना, खून खराबा होने दो। शोर शराबे से क्या डरना, शोर शराबा होने दो। एक बार जो भी होता है भोले बाबा होने दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक बार जो भी होता है भोले बाबा होने दो, और बच्चे बच्चे को फिर से
करतार सराभा होने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत 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 बहुत। बच्चे बच्चे को कैसे करतार सराभा होने दो, सीता कैसे वापिस आती, प्रभु यदि क्रुद्ध नहीं होते, देवासुर संग्राम न होता, तो मन शुद्ध नहीं होते, भीतर युद्ध नहीं लड़ते तो गौतम बुद्ध नहीं होते, और पापी ही सब कुछ पी पा जाते यदि युद्ध नहीं होते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पी पा पापी ही सब पा कुछ पी पा नहीं जाते यदि युद्ध नहीं होते। नारी नारायणी पुरुष को पुरुषोत्तम हो जाने दो, आहा, नारी नारायणी पुरुष को पुरुषोत्तम हो जाने दो, और एक बार हर हर गंगे हर हर गंगे बहुत बहुत हो बहुत जाने दो। बहुत बहुत बहुत। ये 3 स्टेंजे सुना दिए आपको, लेकिन ये साल बड़ा विचित्र आया है। संघ का शताब्दी वर्ष है, स्वामी दयानंद जी का 201वां जन्मदिन है, आर्य समाज और सत्यार्थ प्रकाश की रचना का 150वां वर्ष है, हाँ, और स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान का 99वां वर्ष है। हाँ, इतने सारे ग्रह नक्षत्र एक साथ हिंदू जाग रहा है, लेकिन हाँ, वंदे मातरम भी, नर्मदेश्वर नमन जी, अभी इनका पूरा नाम कोई नहीं लेता, ये खुद ही नहीं लेते, वरना हमारे तो बहुत छोटे भाई हैं, बड़े प्रिय हैं। पंडित नर्मदेश्वर नमन, ये पूरा नाम। हाँ, तो गालियां। एक गीत की कुछ पंक्तियां सुनाता हूं, देखो। दिल से अंधेरों को भगाओ साथियों, दिल से अंधेरों को भगाओ साथियों, आंधियों में दीपक जलाओ साथियों, तेल की तलाश में न जाओ साथियों, तेल की तलाश में न जाओ साथियों, बातियों को खून में डुबाओ साथियों, बातियों को खून में डुबाओ साथियों। हमने वायदा किया ऋषियों से, सनातन परंपरा से, इस देश की परिपाटी से, इस देश की संस्कृति से क्यों भूल जाते हैं? इसलिए कहता हूं कि वायदा करो तो पूरा होना चाहिए, मांग भर दी तो नहीं रोना चाहिए, यदि आग लगी आपके पड़ोस में, चैन की न नींद कभी सोना चाहिए, चैन की न नींद कभी सोना चाहिए, बेटी न किसी की भी सतानी चाहिए, टीवी फ्रिज हेतु न जलानी चाहिए, बेटी न किसी की भी सतानी चाहिए, टीवी फ्रिज हेतु न जलानी चाहिए, इतनी समझ हमें आनी चाहिए, इतनी समझ हमें आनी चाहिए, लड़की न लकड़ी बनानी चाहिए, लड़की न लकड़ी बनानी चाहिए, डोलियां न अर्थियां बनाओ साथियों, डोलियां न अर्थियां बनाओ साथियों, उतना ही खाओ जो कमाओ साथियों, तेल की तलाश में न जाओ साथियों, बातियों को खून में डुबाओ साथियों, बातियों को खून में डुबाओ। साथी और सभी कवियों से, कवित्रियों से एक निवेदन भी करता हूं, बुलबुले सरिता नहीं होते, बुलबुले सरिता नहीं होते, चुलबुले सविता नहीं होते, मंच की रक्षा करो कवियों, चुटकुले कविता नहीं होते। वाह 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 वाह, चुटकुले कविता नहीं होते। वंदे मातरम 150 वर्ष हो गए, कविता है वो, कविता। चुटकुला एक बार सुन लो, दोबारा हंसी नहीं आती, इसलिए कविता को बचाओ। और कविता को कब बचाओगे? जब छंद में लिखोगे, और छंद में लिखोगे तो कविता मंत्र बनेगी।
एक रचना सुनाता हूं, देखिए। आज लगता है ऐसा कि एक आंख रो रही है, एक आंख हंस रही है। स्वागत। एक आंख रानी, एक आंख रानी, एक आंख रानी, एक आंख पानी। केवल 3 शब्दों में, एक पंक्ति में चौथा शब्द मिले मेरा कान पकड़ लेना। कविता ये होती है कि एक आंख रानी, एक आंख पानी, तृप्ति है बुढ़ापा, तृप्ति है बुढ़ापा, प्यास है जवानी। एक आंख रानी, एक आंख पानी, एक आंख रानी, एक आंख पानी। और आजकल की जवानी देखिए, नमन जी के लिए कह रहे थे लाठियां बांट रहे हैं। अरे भैया, उद्दंड का इलाज ही दंड है। मेरी एक कविता की पंक्ति है एक, और यदि जितना मैंने लिखा है, हर कोई ये कहे कि मनीष जी केवल एक कविता छांट लो, बाकी सबको आग लगा दो, तो वो कविता कि सदा अहिंसा सर्वोत्तम, मन की कस्तूरी है, दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है, ये कविता छांट लूंगा। तो उसमें मैं कहता हूं कि झंडा ऊंचा है यदि डंडे की मंजूरी है। जितना डंडा ऊंचा उतना झंडा ऊंचा। तो अपने डंडे को मजबूत करो, ध्वज ऊंचा उठता चला जाएगा। इसलिए कहता हूं कि एक आंख रानी, एक आंख पानी, तृप्ति है बुढ़ापा, प्यास है जवानी। एक आंख रानी, एक आंख पानी, और रोम रोम रोगी, कंधा मार दे दीवार को, दीवार ढह जाए। ऐसी ऐसी जवानियां देखी इस देश ने। पेड़ को उखाड़ दिया, कीकर सिंह बन गए। और आज का केवल 6 शब्दों में कहता हूं, आज की जवानी क्या है। 1973 से कॉलेज में पढ़ा रहा हूं। 1973 से कितने साल हो गए देख लो। 2015 में रिटायर हुआ। बीए के विद्यार्थी, एमए के विद्यार्थी, पीएचडी के विद्यार्थी, कैसे कैसे लोग देखे हमने। और अब धीरे धीरे इसलिए लिखना पड़ा कि एक आंख रानी, एक आंख पानी, रोम रोम रोगी, सूट है पठानी। कितनी छोटी बहर की है। इससे छोटी बहर आपने सुनी हो, देखी हो तो मुझे मेरा ज्ञान वर्धन करें। कि रोम रोम रोगी, सूट है पठानी, एक आंख रानी, एक आंख पानी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और जिंदगी क्या है देखें, केवल 6 शब्दों में कि जिंदगी दही है, जिंदगी दही है, दुख है मथानी। एक आंख रानी, एक आंख पानी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आजकल तो बहुत बढ़िया नेतृत्व मिला है हमें, लेकिन जब लिखा था तब ये देखिए, तब ये शेर, तब का शेर है कि एक आंख रानी, एक आंख पानी, आत्मा से नंगे, केवल 3 शब्द, आत्मा से नंगे, तन पे शेरवानी, एक आंख रानी, एक आंख पानी, एक आंख। और अंत में ये गजल मनीषी, ये गजल मनीषी,
भोर सी सुहानी, आहा, एक आंख रानी, एक आंख पानी, एक आंख रानी, एक आंख पानी। और अंत में आज प्रेम जी का आशीर्वाद, बड़े भाई आचार्य जगदीश जी का आशीर्वाद लेकर हम सभी कवि मित्र ये शपथ लें कि हम शब्दों में अंगारे उगले, वाह, और कसम खाते हैं कि प्रण करते हैं संस्कृति की हम शाम नहीं होने देंगे। आहा, हाँ क्या बात है। प्रण करते हैं संस्कृति की हम शाम नहीं होने देंगे। वीर शहीदों की समाधि बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में एक बूंद भी गर्म लहू की बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं बहुत होने अच्छी, बहुत देंगे। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। सतमोला इसी प्रकार अपने सत्व को जगाए रखे और लोगों को स्वस्थ लेखन की राह पर आगे बढ़ाता चले। और अब बहुत जल्दी अपना रजत जयंती वर्ष तो देखे ही, स्वर्ण जयंती तक पहुँचे और फिर शताब्दी तक भी पहुँचे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रवीण मेरा लाडला भतीजा है, मुझे चाचा जी कहता है और मुझे गर्व है कि ये बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और आगे बढ़े। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति, कल्याण। आदरणीय चाचा जी का आशीर्वाद। आप पिताजी ने, कई बार पिता पुत्र में संकोच होता है, मुझे एक ध्यान आ रहा है, रोहिणी में कोई दोपहर में संगोष्ठी थी, युवा अवस्था होती है, कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं, व्यसन भी होता है, सब चीज़ें होती हैं। तो पिताजी मुझे संकोचवश बोल नहीं पाते थे, जबकि मैं पिताजी को पूरा, मुझे छोटा था, कई बार थप्पड़ भी पड़े, थप्पड़ मार देते थे। लेकिन जब शादी के बाद क्या होता है कि पिता पुत्र में एक वो दिखती, भाई क्या नाम, एक बनी रहे मर्यादा, तो वो नहीं करते थे। तो उस समय ये दायित्व पिताजी ने चाचा जी को दे रखा था कि आप समझाओ। तो ये अकेले में ले जाते थे, देख प्रवीण आज के बाद नहीं। तो केवल ये नहीं है कि हम कविता क्षेत्र में मंच पे आज दादा शब्द चलता, दादा बड़ा हो या छोटा, चाचा है तो चाचा। पिताजी के कोई भाई नहीं थे, हमारे कई पीढ़ियों में भाई नहीं हुए, हो जाते थे अम्मी चंद जी के टाइम से ही अकेले अकेले। काफ़ी पीढ़ियों के बाद हम 2 भाई हुए। तो पिताजी भी भाई तलाश करते थे, तो भाई के रूप में पूर्णता चाचा जी के रूप में मिली। तो वही हमारे मान सम्मान जो है, केवल मान सम्मान नहीं, उन रिश्तों को जीने वाले चाचा हैं। मैं कितना भतीजा बन पाता हूँ मुझे पता नहीं, ये मेरा है। और अगर मैं जब बात कर रहे हैं तो निवेदिता जी की बात ना करूं। निवेदिता जी 35 वर्ष पूर्व हो गए हैं, 1991 में पहला चुनाव जब प्रेम जी ने लड़ा, तब क्षणिक झलक मैंने निवेदिता जी की देखी थी। उस समय विवेकानंद स्कूल में हम दोनों, सुषमा जी और मैं आपस में सहकर्मी थे। मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में था और सुषमा जी टीचर थी विवेक विहार ब्रांच में। तो सुषमा जी से परिचित था। कृष्णा बुआ जी जो DAV नंबर 2 में टीचर थी, ईश्वरदास जी प्रिंसिपल थे, योगध्यान जी टीचर थे। तो एक विषय शायद सामाजिक विज्ञान का विषय कृष्णा बुआ जी लेती थी। और मैंने उनको अध्यापन काल में ही उनका अमरत्व देखा, छात्रों के साथ जिस प्रकार से रहता था। जहाँ वो जिस प्रकार से कृष्णा जी थी, उसके विपरीत प्रेम जी थे। प्रेम जी ऊपर से बड़े कठोर थे, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ जिस प्रकार से उनका व्यवहार था, वो एक आदर्श
संगठक और एक आदर्श सांसद के रूप में। जब चौथा चुनाव उन्होंने लड़ा अंतराल के बाद, तो प्रेम जी, क्योंकि वो बड़ा अंतराल बीच में गैप आ गया, तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बिल्कुल बदल गया। उनको जो सीट दी गई वो सीट दी गई मनोज तिवारी वाली बिल्कुल मुस्लिम बाहुल्य सीट थी उस समय, परिसमन जब हुआ था। और वो चुनाव हमें लूज करना पड़ा, बड़ा दुख हुआ। किंतु प्रेम जी के प्रति कार्यकर्ताओं का सम्मान और प्रेम जी के मन में कार्यकर्ताओं के लिए महत्व, ये दोनों अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। आज जिनको हमने सम्मानित किया उनसे हम बात करें, और जिनकी पुस्तक लोकार्पण हुआ उनसे हम बात करें। सबसे पहले मैं निवेदिता जी से, क्योंकि जब उनको पता चला कि मेरे पिताजी के नाम से सम्मान दिया जा रहा है और हमें ही नहीं आमंत्रण है, तो मन को लगता है, क्योंकि जिसने इतनी तपस्या संगठन को खड़ा करने में करी हो, किंतु उसमें प्रारंभ में इनको कुछ लगा होगा, किंतु जो हमारे कार्यक्रम के संरक्षक हैं अनिल मित्तल जी का फ़ोन आया, भाई प्रवीण जी आप उनको, मनीषी जी को सम्मानित कर रहे हो, और निवेदिता जी का फ़ोन आया था। मैंने जी मेरे पास तो कोई संपर्क भी नहीं उनका। तो खैर जो भी रहा, मैं निवेदिता जी से आग्रह करूँगा कुछ अपने मन की बात करें। आज जो आप सम्मानित चाचा जी हुए हैं पिताजी के नाम से, आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाइयों, कवियों, मेरी कवित्री बहना और मेरे बड़े भाई, सभी को प्रणाम। और आज का दिन बहुत ही सौभाग्यशाली है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं वो जानते हैं कि पिताजी भी कविता थोड़ी बहुत करते रहते थे। और उनकी जो दिन की शुरुआत होती थी तो वो कोई ना कोई शेरो शायरी, कोई कविता से ही होती थी। और जो कवि होता है उसके लिए बोला गया है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। वो एक बोला करते थे, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान, देखो आवाज भी प्रेम जी की फिर निकालूंगा। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वही दिया रह जाएगा। तो कवि जो होता है वो हृदय के बहुत करीब होता है, हृदय से ही कविता निकलती है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि पिताजी का अलग अलग रूप में, जैसे कृष्ण के बहुत सारे रूप हैं, कोई उनको योगी के रूप में पसंद करता है, कोई ठाकुर जी, किसी के लिए सखा, वैसे ही पिताजी के अनेकों रूप में से एक रूप भी ये भी है कि वो कविता लिखते भी थे। और मेरे पास उनकी डायरी भी है जिसमें उन्होंने कुछ कुछ छोटा छोटा लिखा हुआ था। और जो जैसे भाई साहब ने बताया कि वो बुलबुलो घर तुम्हारा चमन लुट गया तो चह जहाने फिर किधर जाओगे, ये तो उनकी बहुत ही प्रिय थी। और जो उनके अंतिम जो साल रहे उनमें जो वो हर जगह कोई व्यक्ति उनको मिलने जाता था, कोई भी उनसे किसी और बातचीत के लिए भी आता था, तो वो हर एक को एक कविता सुनाते थे कि एक दिन मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, तुम्हारे साम्राज्य में ये अंधेरा क्यों कर भला। तम तमाकर बोला, मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं भरा कब तक मरूं। आकाश की आराधना के चक्रों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये पिताजी की बहुत प्रिय कविता उनके अंतिम वर्षों में। और मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मेरे बड़े आदरणीय भाई जो कि बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी कवि हैं और इनका कविता पाठ बहुत बार सुना है। और ये पिताजी के बहुत ही प्रिय पुत्रों में से एक हैं जिनको पिताजी बहुत प्यार करते थे। प्रवीण भाई साहब को भी बहुत प्यार करते थे, आपसे दोनों से नहीं मिले, आपको भी प्रेम मिलता। तो ये बहुत अच्छा दिन है कि एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है पिताजी के नाम से, जो आपने इनको पुरस्कार दिया, मैं उससे बहुत खुश हूँ और चाहूँगी इस तरह से। और उनमें एक ये हमारी बिटिया को भी मिले एक दिन भाई साहब को भी। तो जो उनके
विचारों वाले थे, ऐसे कवियों को अगर प्रेम जी के नाम से मिलेगा तो अच्छा लगेगा। और उसमें जो मेरा सहयोग है, मैं हमेशा साथ हूँ। और मुझे बुलाने के लिए आप सबका बहुत आभार, प्रणाम। धन्यवाद दीदी। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। एक बार फिर से हम आपके सामने एक ऐसा शो लेकर आए हैं जिससे आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं और जिसका नाम होता है सतमोला कवियों की चौपाल। पिछले 22 वर्षों से देश का ये एकमात्र ऐसा शो है जो विशुद्ध साहित्य को लेकर साहित्य के प्रति अनुराग रखने वाले दर्शकों और श्रोताओं के बीच उपस्थित होता रहा है। और हमें देश के सभी श्रोताओं का बहुत स्नेह मिलता रहा है। तो इस काव्य धारा को आज हम आगे लेकर बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कार्यक्रम के प्रारंभ में ये आवश्यक होता है कि उनको स्थान दिया जाए जिनका स्थान समाज में काफ़ी पूजनीय होता है, वंदनीय होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे समाज में नारी को एक विशेष स्थान दिया गया है, उनको प्रथम स्थान पर रखा गया है। तो आज कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं देश की एक ऐसी लाडली कवयित्री को आमंत्रित करने जा रहा हूँ जिन्होंने बहुत ही कम समय में पूरे देश में अपनी पहचान बनाई है और अपनी सशक्त कविताओं के माध्यम से वो जानी जा रही हैं। तो ऐसी कवयित्री होती हैं नेहा शर्मा नमन जी। तो आइए स्वागत करते हैं नेहा शर्मा नमन जी का। माँ भारती का वंदन करती हूँ। सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। वंदे मातरम गीत की रचना को 150 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। मैं वंदे मातरम के सम्मान में एक मुक्तक पढ़ रही हूँ। स्वागत है नेहा, स्वागत है। वंदे मातरम गान करेंगे, राम राज्य अब आएगा। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। 15 मिनट हमें भी दे दो, मुवेशी पछताएगा। क्या बात है, क्या बात है। वंदे बहुत बढ़िया। मातरम गान करेंगे, राम राज्य अब आएगा। बहुत बढ़िया। 15 मिनट हमें भी दे दो, मुवेशी पछताएगा। हाथों में लाठी ले करके हो क्या बात है, हाथों में क्या बात है। लाठी ले करके सट सटा सट हाय, कर हाय, डालो। हाय, 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 हाय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, औरंगजेब बहुत बढ़िया। कब्र से उठकर वंदे मातरम गाएगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या औरंगजेब बात है, क्या कब्र बात से है। उठकर वंदे मातरम गाएगा। बहुत बढ़िया पंक्तियां, बहुत शानदार। जिसने राम को नहीं जाना, उसने भारत को नहीं माना। जिसने छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह और महाराणा प्रताप को नहीं जाना, उसने भी भारत को नहीं माना। मदरसा एजुकेशन भारत के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। शरिया वरिया मान रहे जो भारत को, शरिया वरिया मान रहे जो संविधान क्या मानेंगे। क्या बात है, क्या बात है। पाकिस्तान को जो माने वो हिंदुस्तान क्या मानेंगे। बहुत बढ़िया नेहा जी, बहुत बढ़िया। चाहे जितना फ्री का राशन हो, चाहे जितना फ्री का राशन इन्हें खिला दो मोदी जी। जो लातों के भूत हैं हाय, वो हाय, सब हाय, हाय। क्या बातों बात से है, नहीं क्या बात है, मानेंगे। क्या बात है। बहुत जो बढ़िया, लातों बहुत के बढ़िया। भूत हैं वो सब बातों से नहीं मानेंगे। उत्तम नगर दिल्ली में होली वाले दिन एक हिजाब वाली महिला ने जिहादियों का संगठन खड़ा करके एक दलित युवक की हत्या कर दी, मात्र इसलिए क्योंकि वो युवक हिंदू था। और मोवेशी कहता है कि हिजाब वाली महिला एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री होगी। आज जब इस देश में हिंदू आबादी ज्यादा है, तब भी हम अपने पर्व और त्योहार ठीक से नहीं मना पाते।
तो आगे क्या होगा ये सोचने का विषय है। रिश्ते नाते होली दिवाली जब तक हिंदू ज्यादा है, बहुत बढ़िया, राधे बहुत बढ़िया। राधे देश में तब तक जब तक हिंदू ज्यादा है, रिश्ते नाते होली दिवाली जब तक हिंदू ज्यादा है, राधे राधे देश में तब तक जब तक हिंदू ज्यादा है, हिंदू घटेगा देश बटेगा, हो क्या बात है। हिंदू घटेगा देश बटेगा, शब्दों की मर्यादा है, कन्या पूजन तब तक सुन लो जब तक हिंदू ज्यादा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कन्या नेहा जी, पूजन बहुत तब बढ़िया, तक बहुत सुन बढ़िया। लो जब तक हिंदू ज्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी, कभी कभी मेरा मन करता है कि जी। मैं एक रिसर्च करूं कि इजराइल में कोई गद्दार क्यों नहीं पैदा होता। यदि मुझे मौका पड़ा विदेश जाने का तो मैं इजराइल जरूर जाऊंगी। और निश्चित रूप से ये रिसर्च का विषय होना भी चाहिए। जी। जो परिस्थितियां हम अपने देश की देखते हैं तो उनमें अगर किसी कवयित्री के मन में, किसी राष्ट्रवादी व्यक्ति के मन में ये विचार आता है तो निश्चित रूप से अद्भुत विचार है और इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। जी, क्योंकि वही देश ताकतवर होता है जहाँ के लोग देशभक्त होते हैं। जी, मैं आप सभी को एक गीत सुनाने जा रही हूँ। स्वागत है नेहा जी, स्वागत है। जी। विश्व गुरु बन जाए मेरी भारती, वाह वाह वाह। विश्व गुरु बन जाए मेरी भारती, निस दिन करूं मैं आरती, वाह। दिल में एक अरमान, खुश हो हिंदुस्तान। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या दिल बात में है, एक क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। अरमान, खुश हो हिंदुस्तान। इस धरा पर देव जन्मे, इस धरा की बात न्यारी, एक तरफ कश्मीर है तो एक तरफ हाय 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 हाय, कन्याकुमारी। क्या बात है। नृत्य करते मैं हमेशा झूमती, पावन धरा को चूमती, क्या बात है, दिल क्या बात में है। एक अरमान, अद्भुत खुश गीत है, हो अद्भुत अद्भुत, हिंदुस्तान। बहुत सुंदर, बहुत दिल सुंदर, में एक बहुत सुंदर। अरमान, खुश हो हिंदुस्तान। विश्व जब भगवा बनेगा तब धरा पर शांति होगी, योग तप बल साधना से चहुं दिशा में क्रांति क्या बात है, होगी। क्या बात है, क्या बात है। गाय गंगा गोमती को पूजती, मन में है माँ की मूर्ति, दिल में एक अरमान, वाह 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 वाह। खुश हो हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिल बहुत में बढ़िया। एक अरमान, खुश हो हिंदुस्तान। देश को फिर बांटने की ना कोई साजिश रचेगा, राष्ट्र से खिलवाड़ करने से ही पहले वो डरेगा। वाह, बहुत बढ़िया। दुश्मनों को मैं हमेशा घूरती, बहुत बढ़िया। निज धर्म को नहीं भूलती, दिल में एक अरमान, खुश हो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान। दिल में एक अरमान, खुश हो हिंदुस्तान। विश्व गुरु बन जाए मेरी भारती, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विश्व गुरु बन जाए मेरी भारती। बहुत नेहा शर्मा नमन, जिनके काव्य पाठ के समय पूरा हमारा मंच आनंदित था, मुदित था और चिंतन में था। जो भी प्रश्न इन्होंने उठाए हैं
निश्चित रूप से इन पर विचार करना होगा और निश्चित रूप से हम सनातन हैं, हम शाश्वत हैं, हम हमेशा रहे हैं, हम हमेशा रहेंगे, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम कितने थे और हम कितने बचे हैं। तो इस प्रश्न पर अगर हम विचार नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से समस्याएं हम अपने लिए देखेंगे और वही समाज आज आगे जाते हैं जिन्होंने अपने इतिहास से सबक लिया होता है। आज हम निश्चित रूप से देख रहे हैं कि हमने अपने इतिहास से अनेकों बार इतिहास की ओर झांका तो ज़रूर है, लेकिन उससे सबक नहीं लिया, शिक्षा नहीं लिया। तो आज वो समय है कि नेहा जी ने जो बातें कहीं, जो बिंदु उकेरे, उन पर हम ध्यान दें, चिंतन करें और ये सोचें कि जो इज़राइल कर सकता है वो हम क्यों नहीं कर सकते। तो साथियों, ये था विशेष एपिसोड सतमोला कवियों की चौपाल का। सतमोला कवियों की चौपाल आगामी जून माह में हम ग्रैंड शूट करेंगे और क्योंकि वो जब जून में करेंगे तो वो टेलीकास्ट होगा अगस्त में जाके, क्योंकि हमारे पास पाइपलाइन में ऑलरेडी एपिसोड पड़े होते हैं। तो 23 वर्ष हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो उस समय क्योंकि काफ़ी लोग शो पे आना चाहेंगे और स्थान सीमित होते हैं, तो सतमोला कवियों चौपाल एक खुली किताब है जहां आप जैसे सज्जन सतमोला कवियों चौपाल की सराहना करते हैं। कुछ ऐसे विचार के भी लोग होते हैं जो सतमोला कवियों चौपाल को नवांकुरों के शोषण का प्लेटफॉर्म मानते हैं। दृष्टि का फर्क है। और मेरा तो ये कहना है, निंदक नियरे राखिए, कोई दिक्कत नहीं। हम अगर बड़ा व्यवहारिक वातावरण देखें तो एक फ्री का कंसेप्ट लेकर के दिल्ली में आप सरकार आई थी, क्या उसने खजाने का हल कर दिया था? और ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट मनरेगा चलाती थी, वो भी था एक तरफ गड्ढा भरो खोदो तो पैसा, दूसरी तरफ गड्ढा भरो तो पैसा, और वो मजदूर नहीं होते थे, वो बेनामी अकाउंट होते थे और वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अकाउंट में पैसा जाता था। करोड़ों अरबों का खेल था। तो ये सतमोला कवियों की चौपाल सहभागिता के सिद्धांत पर चलती है। जहाँ स्पॉन्सर है सतमोला कवियों की चौपाल के अनिल मित्तल जी, उनको हमने अधिक भार नहीं दिया। वो हमारे संरक्षक है, जहाँ कमी पड़ती है वो करते हैं। किंतु हमने इसका आधार क्या रखा कि जो जितने भी प्रतिभागी हैं वो उसमें अपना अंशदान करेंगे, और अंशदान रोज नहीं, बार बार नहीं। हमने मात्र एक प्रतीकात्मक राशि रखी 5 वर्ष की 4000 रुपये कि आप वर्ष में 2 बार आएँ, आपको सुनिश्चित काव्य पाठ कराया जाएगा। और निंदा करने वालों को आज एक और मैं उनके सामने घोषणा कर रहा हूँ, हो सकता है उनको और खुशी होगी इस बात को सुन करके। हमने आज से एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, ओपन माइक को। ओपन माइक का ये स्वरूप, जितने भी ओपन माइक प्रचलित है वो टीवी चैनल पे नहीं होते, वो होते हैं एक कंपटीशन के रूप में होते हैं, इतना वो करो, एक रजिस्ट्रेशन होता है, वो उससे अलग हट करके हमने ओपन माइक को क्या शुरू करना है, प्रारंभ हमारा है उसका, कि जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, वो अपना कॉलेज का कार्ड और आधार कार्ड उनको हमारे पास भेजना होगा, और प्रमाणित उससे हो जाएगा कि वो पेरेंट्स पर डिपेंड है। उनका रजिस्ट्रेशन और जो जिनकी नौकरी अभी अभी लगी है, कुछ बच्चों के तो सौभाग्यशाली होते हैं, आज की डेट में जो बीटेक एमटेक भी किए होते हैं ना, उनको भी जो पैकेज मिल रहे होता है ना, 1-2 लाख रुपए से ऊपर का नहीं होता।
और बड़े बड़े छोटे छोटे कस्बों से गांव से आकर आते हैं और वो पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, घर में भी पैसा भेजना होता है और वो कहीं ना कहीं पीजी के रूप में रह रहे होते हैं। ऐसे बच्चे 30 तक की आयु के वो भी अपना जॉब कार्ड दिखाएं, व्हाट्सएप करें। उन सब के लिए हमने 1100 रुपये का रजिस्ट्रेशन रखा है। वो यहाँ पर आके कविता पाठ कर सकते हैं। साथ ही उनके लिए सुविधा ही रहेगी, उनको यदि हमारा विश्वास, एक बार आएंगे, एक बार का रजिस्ट्रेशन है, आप आए, कविता पाठ की, बात खत्म, यहाँ तक नहीं सीमित है। आपको हमारा व्यवहार एक संरक्षक की तरह लगता है, आपको पारिवारिक आपको वातावरण मिलता है और एक मार्गदर्शक के रूप में आपको कवियों का साथ मिलता है। जैसे आप आए, उस सदस्यता को सक्षम होने पर, जब आप सक्षम हो जाएं, उस को कंटिन्यू कर सकते हैं 2900 रुपये जमा करा करके, यानी कि आप 4000 रुपये की राशि आपकी पूर्ण हो जाएगी। वो आपको 4000 पूरे नहीं देने, बैलेंस आपको वो करना है। ये कोई हम व्यावसायिक अनुष्ठान नहीं चला रहे, हम साहित्यिक अनुष्ठान चला रहे हैं, यानी कि हम न्यूनतम उस पे जा करके ये कविता का सही का ख घ समझा सकें अपने वरिष्ठ कवियों के द्वारा और आप यहाँ प्रस्तुति कर सकें। तो हमने ये आज ओपन माइक ऐसा भी नहीं होगा जो आप स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं, लाफ्टर देखते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ों का जो शुरू से निषेध है, आज भी निषेध रहेगा। एक, सनातन विरोधी कंटेंट नहीं हम स्वीकार करेंगे और दूसरा वल्गर कंटेंट हमारे यहाँ स्वीकार नहीं होगा। तो एक बार फिर मेरा निवेदन है, टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर आप हमें संपर्क करें सदस्य बनने के लिए, ओपन माइक के लिए। और यदि कोई आप साहित्यिक अनुष्ठान भी, कोई कवि सम्मेलन कर रहे हैं, कवि सम्मेलन, मैं लाफ्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, वहीं अपनी हम कैमरा टीम भेजेंगे, लाइव हमारी टीम है उसको रिकॉर्ड करेगी, डेफर लाइव भी करती है। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9711182183 पर। अगले रविवार फिर मिलते हैं वरिष्ठ कवियों के साथ, कुछ नए नामांकुर कवियों के साथ, सतमोला कवि चौपाल में। नमस्कार। तो इज्जत कर ले उनकी। वो तेरा मामा लगता है? जज साहब मामा कह रहे हैं आपको। इन दोनों जॉली की बातों का क्या करें, ना समझ आए ना अजब हो, पर जब हो सतमोला का चटपटा स्वाद साथ तो हर बात पचेगी। मसालेदार केस, चटपटी बातें, एक ब्लॉकबस्टर कॉम्बिनेशन, बिल्कुल हमारी फिल्म जॉली LLB 3 की तरह। सतमोला के साथ सेलिब्रेट करो जॉली LLB 3 इन थिएटर्स फ्रॉम 19 सितंबर।